नमस्कार। बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बातों बातों में हम ऐसी शख्सियत से बातचीत करते हैं जिन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया हो। आज ऐसी शख्सियत से हम मुखातिब होंगे जिन्होंने महज 5वीं क्लास में टीबी का सामना किया। जब कॉलेज पहुंची तो आर्थराइटिस हो गया, उसके बाद फिर से टीबी की बीमारी हो गई। इतनी विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी उन्होंने पिछड़ों का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने वंचितों के साथ नारा बुलंद किया और आज छत्तीसगढ़ में फियरलेस वुमेन के नाम से वो जानी जाती है। तो जी हाँ, स्वागत कीजिए डॉक्टर मनजीत कौर बल का। नमस्कार मैडम। मैडम, कहते हैं कि जब लड़कियां पैदा होती हैं, आगे बढ़ती हैं तो एक डर होता है किसी बात को लेकर। कभी ये लगता है कि कैसे बातचीत करेंगी, कैसे समाज में आगे बढ़ेंगी। आपके नाम के आगे जुड़ा हुआ है फियरलेस वुमेन, इसका क्या कारण था? अगर मैं कहूँ आदित्य जी कि लड़कियों के साथ डर जो है वो समाज ने जोड़ा हुआ है, परंपराओं ने जोड़ा हुआ है, परिवारों ने जोड़ा है। मुझे इन सब से थोड़ा सा वंचित कर दिया गया है। घर में ये कभी बताया नहीं गया कि तुम लड़की हो और तुम्हें डरना चाहिए। तो एक तो है कि पारिवारिक पूरी परिस्थिति, खासकर मेरे पिता और माता को मैंने लड़ते हुए कभी नहीं देखा, डरते हुए कभी नहीं देखा। उस तरह से वो लड़ाई उन्होंने की जो समाज के लिए थी, लेकिन खुद के साथ हमने देखा वो निडरता से लोग समाज में खड़े होते थे। तो एक तो वो है। दूसरा जो कारण रहा है कि सामाजिक दबाव कभी नहीं आया कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जहाँ डर होता है, एक माहौल का होता है। तो मुझे माहौल बहुत अलग मिला है और बहुत प्रिविलेज्ड रही हूँ इस तरह के माहौल का, जहाँ मुझे निडरता अपने आप स्वाभाविक तौर पे आ गई है। जशपुर का एक छोटा सा गांव है मैडम, टाकमुंडा। शायद छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग उस गांव का नाम भी नहीं सुनेंगे। वहाँ आपने जन्म लिया। 5वीं क्लास में टीबी हो गई, आर्थराइटिस हो गया, बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। फिर से एक बार और टीबी हो गया, खून की शरीर में इतनी ज़्यादा कमी हो गई, शारीरिक रूप से लगातार अक्षमता बढ़ते जा रही थी। उसके बाद भी आप वापस लौटी, मैराथन आपने दौड़ा और उस बुलंदियों पर आप पहुंची जहां पर आप पहुंचना चाहती थी। ये सफ़र कैसा रहा स्कूल से लेकर कॉलेज तक का? बहुत सही बात है। इस बात का जिक्र मैं करना चाहती हूँ कि मैं जशपुर के एक छोटे से गांव में, फरसा बहार एक ब्लॉक है, वहाँ एक टाकमुंडा करके गांव है, वहाँ मैं जन्मी हूँ। बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ जन्मी हूँ। मेरे पिता का घर रायगढ़ के एक झलमला गांव है, वहाँ था। तो ग्रामीण परिवेश, आदिवासी संस्कृतियों बचपन से अपने आप आई हैं। बहुत दिनों तक मुझे ये नहीं पता था कि आदिवासी संस्कृति अलग होती है और दूसरी जो संस्कृति हमारे घरों में सिखों की परंपरा अलग होती है। ऐसा मुझे अंतर नहीं मालूम था हम किसी बच्चों को। तो चूँकि टाकमुंडा में जन्म के कारण जंगलों का स्नेह, प्रकृति का प्रेम, महुआ बिनने जाना, आलू को निकालना, मूंगफली छिलना, ये बहुत सामान्य सी घटना थी जो हर व्यक्ति करता था और नाना नानी हमसे भी वही अपेक्षा करते थे। तो एक उन्मुक्त वातावरण मिला और प्रकृति से जुड़ाव बना रहा। झलमला गांव के कारण गांव का जो परिवेश में रहन सहन है उससे बहुत करीब से जुड़े रहे। तो ये तो था जब हम जन्म लिए और छुट्टियों में जाते थे। बिलासपुर में पिता उस दौरान बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, लेक्चरर थे, लीडर थे। तो उस कैंपस में हमारा रहना होता था। तो हमारी पढ़ाई लिखाई बिलासपुर में हुई और बिलासपुर में स्कूलिंग से लेकर MBA तक का पूरा सफ़र रहा। शारीरिक तौर पे मेरे पूरे घर में शायद मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर पे रही, लेकिन बाकी इतने सारे में मुझे सहयोग मिला कि वो कमियां कब पूरी हो गई मुझे पता नहीं चला है। 4 भाइयों की इकलौती बहन, परिवार में 2 सगे भाई हैं, 2 चाचा के लड़के हैं, जिनकी जवाबदारी भी आपके पिता ने ताउम्र उठाई। परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मेरे पिता 3 भाई और 2 बहनों के साथ थे। उनके जो छोटे भाई की किसी कारणवश हत्या हो गई थी गांव में, और दादा की भी, तो सारी जिम्मेदारी पिता के ऊपर थी। तो हमारा एक बड़ा सामूहिक परिवार एक रहा है। तो चाचा के एक बेटी और बेटे भी साथ में। तो इस प्रकार हम लोग 5 भाई बहन एक साथ पले बढ़े। तो बहुत दिनों तक हमें अंतर नहीं, आज भी नहीं है वो अंतर। तो हम 5 भाई बहन, तो तीनों भाइयों का मुझसे बहुत बहुत प्रेम है। आज भी मैं आपको बता नहीं सकती कि जितना केयर मुझे मिला है वो शायद बहुत लकी लोग होंगे जिनको न केवल केयर मिला है, वो निडरता भी मिली है, वो सहयोग भी मिला है। वो जो भेदभाव होता है लड़के लड़के, उससे दूर रखने का भी तीनों भाइयों ने कहा है। उसी तरह मेरे मौसी और मामा लोगों का एक पक्ष रहा है जिन्होंने बहुत बहुत ख्याल रखा है। तो एक बहुत मिला जुला परिवार है, आज भी सब साथ में मिलके रहते हैं
और तो पारिवारिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध और संपन्न परिवार में आते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज का जो बॉयज़ हॉस्टल होता है, कहा जाता है कि अनुशासन सबसे ज़्यादा कड़ा वहाँ पर होता है। वहाँ के प्रोफेसर भी रहे आपके पिताजी, वार्डन भी वहाँ के रहे। वो पूरा समय कैसे बीता? क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में अब तो बहुत अलग क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन उस समय जब आप रहे तब साथ में ही क्वार्टर्स भी वहीं पर अलॉट होते हैं। कैसे रहा वो पूरा समय? हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय वही रहा। बचपन से हमारे लोगों की आँख खुली तो बगल में हॉस्टल हुआ करता था, तो जितना अनुशासित लगता था, सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ और शैतानियाँ भी बॉयज़ हॉस्टल में होती थी। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब देश भर के लोग आते थे, पढ़ते थे, और हॉस्टल में सारी रणनीति होती थी कि राजनीति अगर होगी बिलासपुर में तो वो राजनीति की जो शुरुआत है, वो जो गढ़ होता था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल्स हुआ करते थे। और हम लोग बहुत छोटे में उन सारी रणनीतियों और राजनीतियों को सुनते रहते थे। तो मेरा जो है, मैं उस हॉस्टल में बहुत फ्रीली आती जाती थी, और मुझे बहुत छोटी बहन का दर्जा प्राप्त था। तो जितने हॉस्टल में लोग रहते थे वो मेरे लिए बड़े भैया हुआ करते थे। मैं सबको राखियाँ बांधती थी और सबके साथ बहुत मेल मिलाप था। उन लोग हमारी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखते थे, खेलकूद का भी ध्यान रखते थे। तो एक वो माहौल था जिसमें पूरे देश के कल्चर को जानते। हमें पता तो था हिमाचल प्रदेश में क्या खाया जाता है, क्या कपड़े पहने जाते हैं, कौन से त्यौहार में, तमिलनाडु में क्या खाया जाता है, तो केरल में कैसे भाषा बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो एक्सपोज़र जो है एक सामान्य घटना के तहत तो नहीं है। ये मैं उसको मानती हूँ कि मैं बहुत विशेष परिवार में पहुँची और ये सारी चीज़ें मिली। और उन लोगों की, उनने पढ़ाई लिखाई में जो सहयोग दिया, जो चीज़ें मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उस दौरान नहीं पहुँची थी, उनके माध्यम से हमारे परिवार तक पहुँची। और वो भेदभाव भी नहीं रहा। जब कोई बीमार होता था तो पिता उसको अपने घर ले आते थे और हम सब लोग उनका केयर करते थे। हम बीमार होते थे तो डॉक्टर के पास ले जाने में वो हॉस्टल के भैया लोग मदद करते थे। तो मैं अगर आज जो कुछ हूँ, मेरे परिवार के अलावा, मेरे मित्रों के अलावा, बहुत बड़ा भाग अगर कहा जाए मेरे व्यक्तित्व के बनने में, तो वो हॉस्टल का योगदान है उसमें। सशक्त महिला के रूप में आप जानी जाती हैं, लेकिन मैम बचपन से लेकर यहाँ तक का सफ़र काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ, 5वीं क्लास में टीबी आपको हो गया, 2011 में आर्थराइटिस हो गया आपको, आपके पेट में अल्सर फट गया, उसके बाद फिर से आपको टीबी हो गया, खून की काफ़ी कमी हो गई। वेल्लूर से फिर डायग्नोसिस हो पाया कि आपको एक्चुअल बीमारी क्या है। उस समय ऐसा नहीं लगा कि जिस पथ पर आप बढ़ना चाहती, कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा था? एक लगता है मन में कि इतनी सारी बीमारियां हैं तो मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगी जहां तक मुझे पहुंचना है? ये बात से है, मेरे भाई लोग मजाक में बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा बदमाश और शैतान हो सकती थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए इसे ये बीमारियां दी गई। हाँ, और इवन मेरे पिता भी बोलते थे कि शायद मानसिक रूप से जो बहुत सक्षम होता है उसको शारीरिक कष्ट दे दिया जाए तो वो संतुलन बना लेता है। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि 5वीं में जब मेरा स्कूल 1 साल के लिए छूटा फेफड़ों की टीबी के कारण, तो पिता को भी उस दौरान, पिता का जो सहयोग और साथ मिला वो शायद मैं अकेले ले गई, जो भाइयों को नहीं मिल पाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे मिला। जब मैं आर्थराइटिस हुआ, मेरे शरीर में खून की कमी हुई, तो भी एक नया जीवन, आप इन सब दौर से जब गुजरते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं, तो निराशा है या कुछ नई सीख है। तो निराशा मेरे पिता, भाइयों, परिवार ने, माता ने आने नहीं दिया। तो दूसरा था कि मैंने कुछ सीखा। तो मुझे लगा शरीर की जो क्षमता है वो बहुत सीमित है और शरीर को शरीर की तरह लिया जाना चाहिए। आपकी मानसिक जो ताकत है वही पूरा खेल खेलती है। तो वहाँ से मेरे जीवन में मुझे लगा मेरे में सक्षमता है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और जितने दौर में मैं बीमार रही हूँ, उस दौर में हॉस्टल के सारे लोग मेरे आसपास हमेशा उपलब्ध होते थे। मुझे कहानियाँ किससे सुना रहे हैं, मेरी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, मजाक चल रहा है। तो मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं शरीर से बीमार हूँ। तो मानसिक तौर पे मेरी ताकत को बढ़ाने में ये दौर बहुत काम आया। कठिन था, होता कठिन, शायद अगर मुझे साथ नहीं मिलता, मुझे बार बार ये एहसास कराया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन ये एहसास मुझे किसी ने कभी नहीं कराया। वंचितों के साथ खड़े होना, ऐसे लोग जो तकलीफ में, उनके साथ हर समय डॉक्टर मंजीत कौर बल खड़ी रहती हैं। नेचुरोपैथी अस्पताल में जब इलाज चल रहा था, 3 साल तक उबला खाना और उस लड़ाई से लड़ना, जो पता भी नहीं था कि हम उस लड़ाई को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। 2 रास्ते होते हैं। मैं 8वीं क्लास में सहायक वाचन में मैं गांधी को पढ़ रही थी। क्या बात? और उस गांधी को पढ़ने के बाद मेरे सपने में था कि एक थैला लेके मैं गांव में जाके कुछ गांधी की तरह करूँगी।
वो बचपना है। आज जब मैं गांधी को थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ तो मेरे को लगता है गांधी होना एक पूरी यात्रा है, और उस पूरी यात्रा में आप जब गांधी होते हैं तो आप सच के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि बचपन में हम झूठ नहीं बोलते, हम कई बार झूठ बोलते हैं, हमारा एक युवा वर्ग में एक और झूठ होता है, लेकिन जब आप सत्य के प्रयोग की ओर जाते हैं तो झूठ से लड़ते हैं। जब आप झूठ से लड़ रहे होते हैं तो आपके सामने दिख रहा होता है कि एक तरफ तो मेरा आराम पसंद जीवन है और दूसरी तरफ एक तकलीफ़ में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास आवाज़ नहीं है, या हमने वो आवाज़ को पहुंचाने का अवसर नहीं दिया है। तब आप गांधी को याद करते हैं और आपको लगता है अगर ये प्रयोग अभी नहीं किया तो कब करेंगे। तो मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, ये कई बार ये बात आई कि छोड़ के आगे कैसे बढ़ूँ, वो तो छूट जाएगा पीछे। तो मैं पिता से पूछती थी तो मेरे पिता बोलते थे कि तुम्हारा मन क्या कहता है, एक तरफ अच्छी नौकरी है, दूसरी तरफ इनके साथ काम करते हुए जीवन है। तो मैं कहती थी उधर जाऊंगी तो मन इधर भटकेगा, तो बोले तुम्हारी जो इच्छा है उधर जाओ। तो शायद वो जो गाइडेंस मिला, वो सही समय में निर्णय लेने की जो ताकत मिली, वो पिता ने दी। मेरी माँ का केयर रहा है, तो मैं वापस आई इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और वो इसलिए आई क्योंकि मेरे पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए। मेरे को घर रहने के लिए मिला है, मेरे को ठीक से खाना मिलता है, मेरे कपड़े लत्तों की जिम्मेदारियां भी मेरे भाइयों ने और बहुतों ने उठाई हुई है। तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे अलग से पाने की ज़रूरत है। इच्छाएं कम थी, शरीर के छोटा है तो इच्छाएं भी कम हो जाती हैं। तो उसके कारण शायद वंचित वर्ग के लिए बोलना ज़रूरी हुआ और लोग धीरे धीरे उस तरफ कम भी हो रहे हैं। तो एक दिशा भी मिली कि शायद ये जगह है जहाँ मैं अपने आप को बेहतर अपने जीवन को कर सकती हूँ। जगदलपुर में जब पिता का ट्रांसफ़र हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज 2002 में, वो भी बहुत विषम परिस्थिति रही होगी कि उनका जगदलपुर जाना और आपको यहाँ पर रहकर पढ़ना, आगे बढ़ना। पिता से बहुत कुछ सीखा है आपने। मैं जितना आपको जानता हूँ कि आज जिस जगह पर आप खड़ी हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके पिता का है। वो किस समय 2002 की परिस्थितियां बताएंगे जब वो अचानक जगदलपुर ट्रांसफ़र हो गया, आपको बुलाया गया कि आप भी आइए और वहाँ क्लासेस लीजिए, कैसा अनुभव रहा पूरा वो? मेरे जो पिता हैं वो बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 28 साल रहे। ट्रांसफ़र भी किसी शिकायत के तहत था। बहुत ईमानदार टीचर रहे, कहने की बात नहीं है, उनके सारे स्टूडेंट जानते हैं। उस दौर में जब वो जगदलपुर पहुँचे तो इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत ख़राब थी। बहुत वंचित इंजीनियरिंग कॉलेज था, टीचर्स नहीं थे, स्टूडेंट्स रेगुलर जाते नहीं थे। मेरा उसी समय ही MBA हुआ था, तो और मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, आर्थराइटिस के कारण चलना फिरना, तो मेरा आत्मविश्वास चला गया था। वो मंजीत जो अपने कॉलेज या स्कूल के दिनों में वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट आती थी, वो उस समय बात करने से झिझकती थी। तो पिता को लगा कि ये जगह है जहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, और एक तरफ है कि जो बेटी है, पढ़ी है, जानती है, एक समय में कहीं बहुत अच्छा कर सकती थी, वो एक दौर से गुजर रही। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी आके बच्चों से बात करना शुरू करो, हम इस कॉलेज को वापस रिवाइव करेंगे। तो जब मैं पहली बार क्लास गई, मुझे आज भी याद है, मैं बोलते हुए काँप रही थी और मेरे आँख में आंसू आए थे कि मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। और मैं घर लौटी और मैंने पिता को कहा शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। पिता दूसरे दिन मेरे को साथ में फिर लेके गए। हफ्ते भर तक हम जाते रहे। वो कॉलेज की हालत ख़राब थी, सफाई चल रही थी, लोग नहीं आते थे। हम पेरेंट्स के घरों में जाना शुरू किए और फिर मेरा वो कॉन्फिडेंस लौटा, क्योंकि वहाँ नारायणपुर के बच्चे थे, बीजापुर के बच्चे थे। उनसे जब बात करने लगी तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ बेहतर स्थिति में हूँ। और फिर 3 सालों में उस पूरे कॉलेज का स्वरूप बदला। आज भी बच्चे याद करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा माहौल, बहुत सारे बच्चों को वहाँ से प्लेसमेंट मिला, बहुत सारा हुआ। और मेरा आत्मविश्वास अगर आया वापस तो उसका योगदान भी उस कॉलेज को जाता। MBA आपने किया है मैम, जगदलपुर में कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपने सिखाया, मैनेजमेंट की पढ़ाई भी आपने वहाँ बच्चों को सिखाई है। वो बच्चे आज जहाँ हैं वहाँ आज भी अपनी मंजीत दीदी को याद करते होंगे, लगातार बातें होती उनसे। और वो टेन्योर कैसे रहा जगदलपुर में जब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सिखाने के लिए वहाँ पर जाती थी? 2 भाग है। जब जगदलपुर को इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँच रहा है तो पसंद से नहीं पहुँच रहा, बहुत निराश होके कि आखिरी कॉलेज है, तब प्राइवेट और कोई ऑप्शन नहीं, प्राइवेट कॉलेज हुआ नहीं करते थे ज़्यादा, तो वहाँ पर। दूसरा है या लोकल जो बच्चे थे जो इंजीनियरिंग का सपना भी ज़्यादा नहीं देख सकते, लेकिन मिल गया है कॉलेज है। जब इनके बीच आप काम कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि इनका एस्पिरेशन क्या है। दूसरी तरफ है कि मार्केट का एक दबाव है। तो
तो बहुत किस्मत रही है कि जब हम उन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो उन बच्चों ने अपने आप को ईमानदारी से हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप जैसा बनाओगे हम बनेंगे। इस दौर में मेरे पिता के जो स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिली थी उन सबको उन्होंने बुलाया, और मुझे आज भी याद है 2 आंखें 12 हाथ की तरह पिता ने 25 टीचर जमा किए और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने सबको बदला। और पहला बैच जब फाइनल ईयर का निकल रहा था तो प्लेसमेंट कंपनियों की लाइन लगी थी और हमारे पास बच्चे नहीं थे। उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल को दूसरे की अंग्रेजी बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा दूं, मैं अपने आत्मविश्वास से बात कर पाऊँ, मैं अपनी बात कह पाऊँ, मैं प्रश्न पूछ पाऊँ, ये मेरा कम्युनिकेशन स्किल हो। वो मेरे भी समझने का दौर था, बहुत उम्र कम थी, शुरू में निकली थी पढ़ाई से, और उनके भी समझने का दौर था। तो एक नए तरीके से बातचीत को पहुँचा और मुझे लगता है कि मेरा एक रिफॉर्मेशन का दौर भी था वो। तो उस पूरे दौर में एक जुड़ाव, एक कॉलेज का माहौल बनाना, पिता के साथ बहुत सारे कैंप करवाना एनएसएस के, वो सबसे भी जुड़ा रहा। एक और पक्ष मेरे पिता का बचपन से रहा है, वो एनएसएस से जुड़े थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के अकेले ऐसे प्रोफेसर थे जो राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के कैंप ले जाया करते थे, तो हम बच्चों को भी जाना होता था उसमें। तो उस पक्ष ने भी हमें बहुत वंचित वर्ग को देखने का एक मौका दिया था और अवसर दिया था। सांपों से खेलते देखा है मैंने आपको, शायद लोग जो आपको देख रहे हैं इस समय स्क्रीन में वो अनुमान नहीं लगा सकते कि मनजीत कौर का एक जीवन वो भी है जो सांपों के साथ है, एक जीवन वो भी है जो वन्य प्राणियों के साथ है। कैसे ये लगा मैम कि ये जो ऐसा काम है जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं और आप भी कर पाएंगी? जैसे मैं कहती हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए किस्मत है। मेरा छोटा भाई बहुत छोटा था, तब से वो सांप, बिच्छू, छिपकली, हम छिपकली देख के उचकते हैं, काकरोच देख के अक्सर दिखाया जाता है फिल्मों में कि लड़कियां उचक जाती हैं। उस समय में अपने छोटे भाई के स्नेह को देखते हुए मैं इन सब से कभी नहीं डरी। वो अगर छिपकली दिखा रहा है तो मैं भी कोशिश करती थी देख लूँ। तो एक उसके कारण वन्य जीवों को देखने का हमारा नज़रिया बदल गया था। हमारे घर में जब धामन सांप है वो आता था तो हम लोग बैठ के चेयर लगा के उसको देखा करते थे कि वो आया है, चूहा खा रहा है, जा रहा है। उस समय आसपास कहीं खबर आती थी कि सांप आया है तो वो भाई जाता था, निकाल लेता था, हम लोग साथ में जाते थे, लेकिन हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ करता था, एक सामान्य घटना थी। वो जब MBBS के लिए बाहर चला गया और पहली बार कॉल आया, तब मुझे जाके समझ में आया कि ये एक टेक्निक है, ये एक जुड़ाव है और इसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना, अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो अगर मैं अपने तीनों भाई बहनों की बात करूँ तो मेरे बड़े वाले जो भाई हैं, सबसे बड़े हैं, वो सिविल में हैं, तो वो उनको कंस्ट्रक्शन से बड़ा प्यार है। उसके बाद जो मेरे जस्ट बड़े भाई हैं उनको मशीनों से, टेक्नोलॉजी से है, वो बहुत तुरंत कोई भी समस्या टेक्निकली हल कर देंगे। मैं सामाजिक रूप से मैं लोगों से बातचीत करना, जोड़ना, ये मेरा छोटा भाई है, वो डॉक्टर है, लेकिन उसका जो पक्ष है वो वन्य प्राणियों के साथ है। तो मुझे लगा वो वाला इंस्टिंक्ट मेरे अंदर नहीं है, वो जो उसके पास है, लेकिन मुझे समाज को इस बात को पहुंचाना है कि ये जानवर मारने योग्य नहीं है। तो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया और तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए उससे भी सीखा। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में कोर्स होता है लीडरशिप का, बायोडाइवर्सिटी में, वो किया। और थोड़ा फिर मैंने कितने प्रकार के सांप हैं, यहाँ एक नोवा नेचर क्लब है, उनसे भी सीखा सांपों को। और मैंने ये नहीं सीखा कि सांप को पकड़ना कैसे, मैंने ये सीखा कि लोगों को सांप के साथ रहना कैसे चाहिए। जैसे मैं छिपकली को देख के सामान्य मानती हूँ, वैसे आपके घर में अगर कोई सांप आता है उसको आने और जाने दीजिए चुपचाप देख के। ये जो तैयारी है वो मैं लोगों के साथ करना सीख रही हूँ। 2015 में मनजीत कौर बल का एक अलग चेहरा लोगों ने देखा। ये देखा कि जब एक आत्मविश्वास से लबरेज एक महिला मैदान में उतरती तो अच्छों को पीछे होना पड़ता है। वो वाकया क्या था जब पंचायत विभाग में आप थी? उस समय पंचायत मंत्री, कद्दावर मंत्री हुआ करते थे अजय चंद्राकर। दूसरों के लिए आप खड़ी हुई और अंत में उस लड़ाई को आपने अकेले लड़ा। वो वाली घटना वैसे तो इतनी बार कई माध्यमों से बोली गई है, लेकिन एक बात कहें, ये आप जरूर बोलें, दूसरा चेहरा था। क्योंकि उससे पहले 2008 से लेकर 2015 तक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में काम करते समय लोगों को लगता था ये एक वो ट्रेनर है जिसके पास हाई कमिटमेंट है, जो जुझारू है। मेरे जितने भी रहे हैं डायरेक्टर, वो कहते हैं बहुत जुझारू है, कुछ भी कर सकती है, बहुत ईमानदार है, इस तरह के चीज़ें चलती थी।
उस दौरान 2015 में एक नया बैच आया था प्रशिक्षु सीओस का, जनपद सीओस का, और उस बैच को मंत्री ने, जो तत्कालीन मंत्री थे अजय चंद्राकर, उन्होंने बुलाया था अपने बंगले में। मैं बहुत लंबे समय से इस बात का विरोध कर रही थी कि बंगले में बुलाना एक अच्छी परंपरा नहीं है और बेहतर होगा मंत्री खुद यहाँ आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो बंगले में बुलाए। तो मैं चूँकि विरोध दर्ज कर रही थी तो मैंने अंत तक वो विरोध कि मैं नहीं जाऊँगी। वो गए, वहाँ पे मंत्री का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा नहीं था, अमर्यादित था, गाली गलौज के साथ लोगों से बात करना, लड़कियों से व्यक्तिगत सवाल करना। तो महिला अधिकारियों के लिए, इवन पुरुष अधिकारियों के लिए भी उस समय ये बहुत स्वीकृति योग्य नहीं था। लौट कर आए, उन्होंने ये चर्चा की, मुझे लगा कि ये अगर अब इस पे बात नहीं होगी तो ये परंपरा आगे भी बढ़ेगी। तो मैंने सिर्फ शिकायत एक दर्ज की तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी और अधिकारियों को भी कि चाहे मंत्री ही क्यों न हो, अमर्यादित व्यवहार स्वीकार नहीं है। और उसके बाद मेरे खिलाफ पूरा एक शिकायतों का दौर शुरू हुआ और मुझे निकाल दिया गया। काफ़ी नुकसान भी उस दौरान आपको हुआ, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, पंचायत विभाग में लंबे समय से तक आप रहीं। उसके बाद क्या लगा कि जीवन में कुछ और करना चाहिए कि लड़ाई आगे लड़ने की आपने सोची? लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट तक गई और समझ आया, अभी भी है, लड़ाई को स्थगित है कहा जाए, क्योंकि जो खर्चे होते हैं वो एक आम आदमी के लिए, हम जैसों के लिए जो मासिक वेतन पे निर्भर है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी न्याय व्यवस्था संसाधनों से चाहिए होती है, वहाँ पे भी हमारी कमी लगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे इस पूरे दौर में समझ में आई कि नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो बड़ा नुकसान जो हमें हुआ कि 3 चीज़ें वहाँ पे हो सकती थी, मुझे नौकरी से निकाले जाने की, मुझे मार दिए जाने की, या मुझे किसी मेरे ऊपर आरोप लगा के जेल में डाल दिए जाने की। लेकिन वो सिर्फ नौकरी से निकाल पाया, और जैसी नौकरी से निकाले, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुतों ने मुझे नौकरी का ऑफ़र दिया था, और लेकिन स्थानीय तौर पे मुझे लोग नौकरियों से रखने में डर भी रहे थे। तो ये दौर है, उसमें आदमी की बहुत पहचान हुई। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे दूर हो गए, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने घर बुलाना बंद कर दिया। तो शायद मैं कहूँगी जो खोया नहीं, नौकरी तो फिर भी मिल सकती थी क्योंकि अपनी योग्यता पे भरोसा था, लेकिन एक जो व्यक्तियों की पहचान और समाज में ये भय जो मंत्रियों का है वो मुझे समझ में आ रहा, उसको दूर करने के लिए भी मैं प्रतिबद्ध और नहीं हो पाई। एक कुम्हार जिस तरह से मिट्टी को तराशता है, उस तरह से आपने युवाओं को तराशा है। ट्रेनिंग के लिए महारत हासिल है आपको। ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की बेस्ट ट्रेनर कोई है तो डॉक्टर मंजीत कौर हैं। आज कितने लोगों को आपने आसपास मानते हैं जिनको आपने ट्रेन किया, और वो आज ऐसी जगहों पर है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद गर्वान्वित महसूस करती हैं कि उनको लोगों को आपने वहाँ तक पहुँचाया है? बेस्ट ट्रेनर तो नहीं, लेकिन एक अच्छी ट्रेनर के रूप में जानी जाती हूँ, तो अच्छा भी लगता है ये तारीफ़ सुनना। तो एक जो बात है युवाओं को, तो मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही ऐसा है जहाँ मुझे तारीफ़ मिलेगी। लोग बहुत तैयार मेरिट वाले बच्चे को ही सेलेक्ट करते हैं। जब भी मैंने काम किया और मुझे टीम बनानी पड़ी है, तो मैंने सबसे पहले डिमांड रखी है कि वो आए जिसके मेरिट में स्थान नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास बहुत आर्ट नहीं है, वो लोग आमंत्रित हैं, और जिनको ज़रूरत है। तो ये जब क्राइटेरिया आप बना लेते हो, तब आपके पास एकदम रॉ फॉर्म में लोग आते हैं जिनके ऊपर बहुत काम नहीं किया होता और जिनको अवसर बहुत कम है। तो मैं बहुत किस्मत के ऐसे लोग जब आए, तो इन लोगों के साथ मिलकर जब काम किया, आज वो बहुत कुछ इंजीनियर बन गए हैं, कुछ बहुत अच्छे जॉब में चले गए हैं, किसी टीम को लीड कर रहे हैं, किसी ज़िले को लीड कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड परिवार बन चुका है, और खुशी की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर शहर में मंजीत कौर बल के एक भाई हैं। मंजीत कौर बल ने आज तक कोई न कपड़े खरीदे, न मोबाइल खरीदा। इतने भाई हैं, इतने लोगों का प्यार है कि वो प्यार हर समय मंजीत कौर बल को मिलता है। हाँ, इस मामले में मैं बहुत किस्मत में हूँ कि पिता के जितने स्टूडेंट रहे हैं पूरे देश भर में, कोई शहर नहीं होगा जहाँ उनका स्टूडेंट, कोई देश नहीं होगा जहाँ उनका स्टूडेंट, और वो सब मेरे भाई रहे हैं। और मेरे स्टूडेंट खुद भी अब उस स्तर पे पहुंच चुके हैं। तो इन सब के कारण मैं बहुत संसाधनों से परिपूर्ण हूँ, उसकी चिंता मुझे अभी कभी नहीं करनी पड़ेगी शायद। महिलाएं जो थोड़ा सा झिझकती हैं फील्ड में आने के लिए, थोड़ा सा घबराती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? ये सोचना छोड़ दें कि वो महिला है, अपने आप आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप एक व्यक्ति हैं, समाज की गलतियों या परंपराओं ने आपको महिला पुरुष
स्थान दिया है, उससे एक बार बाहर आ जाए आप सारी झंझटों से मुक्त हो जाएंगी और आपके दिमाग में ये हट जाए कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। हर जो मन है वो आप करिए। कोविड-19 के समय भी काफ़ी कुछ काम आपने किया, रिमार्केबल रहा हर जगह। वो प्रेरणा कैसे मिली कि इस समय जब लोगों से ऐसे जो पॉजिटिव आ जाते हैं, कैसे उसे दूर भागते हैं, आप लोग और आपकी पूरी टीम उनके साथ खड़ी रही, उनके लिए जो हो सकता है वो सब कुछ आपने किया? उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहला वेव जब आया था, आपको याद होगा लोग पैदल चलना शुरू कर रहे थे, अचानक बंद कर दिया गया था। तो मैंने अपनी तरफ, मुझे जो उनकी बेचैनी थी कि घर में बैठने के लिए तो ये समय नहीं है, तो जिला प्रशासन से बात किया। उन्होंने कहा शेल्टर एक जगह है जहां आप संभाल सकते हैं। अपनी टीम को बुलाया, हम शेल्टर संभालने लगे। उसी दौर में सेकेंड लॉकडाउन हुआ, लोग पैदल चलना शुरू किए। जब पैदल चल रहे थे लोग, तो मैं टाटीवन से कुम्हारी रास्ते में गई, तो वहाँ मैंने देखा लोग पैदल चल रहे हैं, उनके पैर में छाले पड़े हुए हैं, पानी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं है। तो लौट के आई और मैंने पिता को कहा, बहुत रोई मैं उस रात बहुत रोई और मैंने कहा मैं इतने अच्छे गद्दे में सो रही हूँ और वो लोग ज़मीन में चल रहे हैं, क्या इस देश की गांधी ने कल्पना की थी? तो पापा ने कहा तुम क्यों आई सोने? अगर तुमको दर्द है तो तुमको यहाँ सोना नहीं चाहिए। वो सोच होनी चाहिए मैम। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे वो रास्ता मिला और दूसरे दिन से हम सोना छोड़ चुके थे और 1.5 महीने तक टाटीवन में हम बैठते थे और लोगों को चढ़ा रहे थे। तो मैं अकेले नहीं, मेरे साथ पूरी टीम। मेरे तो पिता ने बोला, लेकिन आप सोचिए उस पूरी टीम को, जो लोग सब कुछ घर बार छोड़ के वहाँ पे सहयोग में लगे हुए। तो ये जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, समाज से लड़ने के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे फ्यूचर के लिए भी, आप इसी तरह से बेहतर काम करते रहें। तो देखिए, युवाओं के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा है डॉक्टर मनजीत कौर बल। और निश्चित तौर पर किसी ने क्या सच कहा है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बातों बातों में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।